जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th के अंदर जो हाफ ईयरली पेपर्स इंग्लिश पेपर के अंदर जो ग्रामर पूछी गई थी और वो ग्रामर किस लेवल की थी और उसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 9th के हैं वो आज की वीडियो को देख सकते हैं और उन्हीं के लिए जो ये आज का वीडियो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा आंसर सही किया था और क्या आपने पेपर के अंदर लिखा था। तो थोड़ा सा समय था मेरे पास, इसलिए मैंने जो क्लास 9th आपके सेक्शन सी के अंदर ग्रामर पूछी गई थी और विशेषकर कौन कौन से जो क्वेश्चंस पूछे वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे। सबसे पहला क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो जिसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म पूछी गई थी वर्ब की। और विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस आपका 10 से रिलेटेड था और ये जो क्वेश्चंस है और इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये 9th का जो पेपर है और इसमें सेक्शन सी के अंदर आपको ग्रामर पूछी गई थी और इसमें सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक छठा क्वेश्चन था, इसके अंदर 3 टेंस के क्वेश्चन थे और उसके बाद में 7वां क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड था। और क्वेश्चन 8वां था, ये आपका डिटरमिनर, जिसके अंदर आपने जो एडजेक्टिव का भी कुछ हिस्सा आता और आर्टिकल का भी कुछ हिस्सा आपने ए एंड द से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था आपका लिटिल और ये फ्यू से रिलेटेड था। 2 ऑप्शन में दे रखे थे। और 9th क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन पूछी थी और आपके कोर्स में भी प्रीपोजिशनर आपने अच्छे से स्कूल में पढ़ी भी होगी और आपके शिक्षक ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। तो आई होप ये चीजें आप आज मैच कर लीजिए कि आपका आंसर क्या था। तो आज हम क्लास 9th के जो हाफ ईयरली पेपर इंग्लिश पेपर के अंदर जो ग्रामर पूछी थी उस ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जो वर्ब की सही फॉर्म के साथ में इन ब्लैंक्स का मतलब होता है खालिस्तान को आपको भरना है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि 3 क्वेश्चंस आपके 10 से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो कि हरी का ऑलवेज है ना, और गो फॉर्म भरनी, गो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी आती है इसके अंदर, विथ हर फ्रेंड टू स्कूल। और इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप देख चुके होंगे कि ऑलवेज का मतलब आपने पूछा होगा कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ राम ऑलवेज गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल, राम हमेशा स्कूल जाता है तो राम ऑलवेज गोज टू स्कूल। ऐसे एग्जांपल मैंने आपको टेंस की क्लास के अंदर करवाए भी थे और मैंने आपको बताया भी था कि 3 वीडियोज मैंने टेंस को आपको दी थी और उस तीनों वीडियोज के अंदर से ही, ठीक है ना, आपका क्लास 10th और 9th 11th इससे बाहर कोई क्वेश्चन गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये 3 के 3 क्वेश्चन उसके अंदर देख सकते हो। ये जो आप ये ऑलवेज एडवर्ब, मैंने कहा था बच्चों आप केवल और केवल एडवर्ब रख लीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन का सेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि जो हरिका है वो हमेशा अपने उसके फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है, ठीक है ना। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा और हमेशा का मतलब रेगुलर एक्शन और रेगुलर एक्शन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। अब गो की फॉर्म भरनी है। गो की तो वैसे 5 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन और उसके बाद में गोइंग आईएनजी वाली और 5 फॉर्म एस और ईएस वाले मतलब गोज। अब आप देखोगे कि इसके अंदर हमें गो की फॉर्म भरनी होगी तो इसके अंदर गोज आएगा। अब गोज आया कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि हरिका है जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और ईएस लगता है। तो आई होप बच्चों आपने ऑलवेज को देख के ये क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसलिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा। तो हरिका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, गोज। तो आई होप ये 1 नंबर खाता और पहला क्वेश्चन सही होगा आपका। लुक इंटरजेक्शन और सीता डांस राइट नाउ, मैंने आपको ये दूसरे क्वेश्चन पर आप ध्यान दो। वैसे आप इसको नाउ को देखे, राइट नाउ का मतलब होता है इस समय, ठीक है ना। इस समय देखो कि सीता डांस कर रही है। अब मेरी बात सुनो, जो भी काम वर्तमान के अंदर इस समय चल रहा होता है, कोई भी काम बोलते समय जारी होता है और उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। और मैंने आपको ये चीज बहुत चिल्ला कर वीडियोज के अंदर बताई थी कि विद्यार्थियों नाउ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। आप ध्यान रखना, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउ का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और साथ ही जब भी इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हो, मैंने आपका एक सेंटेंस लिखा था कि स मतलब जो बेबी है सो रहा है, मतलब आप यदि इंटरजेक्शन का सेंटेंस एक जो आपका प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था उस सेंटेंस का एग्जांपल देके मैंने समझाया था कि इंटरजेक्शन आ जाए तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना। और यही क्वेश्चन देख लो सेम टू सेम आ गया। तो इसीलिए वहां पर बस ये इंटरजेक्शन था कि स है ना और द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बस इंटरजेक्शन चेंज किया है, लुक कर दिया।
है, बस इतना सही है। तो वैसे इसको आप नहीं देखोगे डीप में, तो यहाँ से भी देख सकते हो कि नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है कि लुक सीता इज डांसिंग। तो इस टेंस की जो आप सही आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों सीता इज डांसिंग। और ध्यान रखना आपको वहां पे लिखना था, तो आपको क्या करना है कि डांस के अंदर आईएनजी लगाते समय जो ई होता है वो हट जाता है, क्योंकि हमेशा वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ई होता है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हम हटा देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है वी ब्लैंक प्ले फुटबॉल यस्टरडे। हम कल फुटबॉल यस्टरडे मतलब कल फुटबॉल खेले थे। और यस्टरडे देख के आपको हंसी आएगी, कितना सरल क्वेश्चन है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ठीक है ना। द डे आफ्टर टुडे, आज के दिन से पहले का दिन। अब मेरी बात सुनो, बिफोर टुडे, आज के दिन से पहले का दिन मतलब यस्टरडे, और आफ्टर डे का मतलब टुमारो, बाद का दिन। अब यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल ये यस्टरडे प्रेजेंट आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना है। और तो यस्टरडे को देखने आपके आंसर क्या किया, आई होप आपने ये प्लेड आंसर लिखा होगा, और ये प्लेड सही है। तो जिस विद्यार्थियों ने गोज, इज डांसिंग और प्लेड यदि ऑप्शन आपने लिखे, तो ये 3 के 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर, आपके इस टेंस के 3 क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ में इन ऑप्शंस को भरना है। मैंने YouTube पे रिलेटिव प्रोनाउन नाम का टॉपिक नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा कि जो हु होता है और हुम होता है वो हमेशा आपका एंटीसीडेंट, जो आपका पर्सन होता है उसके लिए आता है, और दैट आपका नॉन लिविंग या कोई एनिमल उसके लिए आता है, और विच आता है आपका नॉन लिविंग के लिए, ठीक है ना। ये चीज आपने पढ़ी होगी। और वैसे हु आता है सब्जेक्ट के लिए और हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए, इतनी चीजें आपको पता होगी। तो एक ट्रिक होती है कि यदि आपको, वैसे बुक्स में बहुत जगह आपको रटा रटा मटेरियल भी मिलेगा, तो आई होप आपको सब्जेक्ट और वर्ब गिनने, सब्जेक्ट और वर्ब कितनी, जैसे द लेडी एक सब्जेक्ट और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा। वर्ब देखो, एक वर्ब और दो वर्ब हो गए, ठीक है ना। तो जब भी 2 वर्ब और एक सब्जेक्ट हो, मतलब इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है और 2 वर्ब है, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आई होप आपने किसी दूसरे तरीके से भी किया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट की जो हमेशा पूर्ति करता है वो हु करता है, तो दैट तो यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ सीधी सी बात, ऑप्शन देख के भी आप देख सकते हो कि हु का प्रयोग होगा। मतलब द लेडी इज इन रेड ड्रेस, जो रेड ड्रेस में थी, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। तो इसका मतलब आपने द लेडी जो कौन थी, लेडी के लिए, मतलब लेडी के लिए सीधी सी बात है सब्जेक्ट के लिए हु ही आएगा। यहाँ पर कौन, कि वो हु कौन का सेंस यहाँ पर कौन दे रहा, तो हु दे रहा, इसीलिए हु ही आएगा। और वैसे आप सब्जेक्ट वर्ब गिन दोगे तो 2 वर्ब और एक सब्जेक्ट, और जरूरत किसकी, सब्जेक्ट की, मतलब बराबर करना है, सब्जेक्ट की जरूरत है। अब 2 सब्जेक्ट हो गए, एक लेडी और एक हु, तो इसलिए यहाँ पे हु आएगा। आपने किस भी तरीके से किया होगा, इसका आंसर हु होगा। अगला देखो, माय मदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और 2 वर्ब, मतलब 2 वर्ब और एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट 1, वर्ब 1 और वर्ब 2, तो यहां पर भी सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम ना आके क्या आएगा, वो आएगा। तो आई होप ये आंसर आपने लिखे होंगे। और वैसे रिलेटिव प्रोनाउन की इस बार मैं क्लासेज करवा लूंगा क्लास 9th के लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। अब 2 क्वेश्चंस और है, जो एक आर्टिकल का और उसके बाद में एक प्रीपोजिशन का, वो मैं क्वेश्चंस इसको मिटाने के बाद मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंकेंस विथ एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। मतलब इन जो ब्लैंकेंस को एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स के साथ में भरना है। फिल का मतलब होता है भरना या फिर खालिस्तान की पूर्ति करना। अब मेरी बात सुनो, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा कि इसके अंदर ए और एन में से एक भरना, और इसके अंदर फ्यू या लिटिल दोनों में से एक ऑप्शन इसके अंदर फिल करना। और इस क्वेश्चन को आपने कैसे पढ़ा होगा कि ही इज खालिस्तान या ब्लैंक्स यूरोपियन। अब मेरी बात सुनो, इससे पहले आपको आर्टिकल पूछा है, ये विद्यार्थियों ई लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है, इसको आप जब पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे यूरोपियन नहीं, इसको पढ़ना है यूरोपियन। क्या पढ़ोगे आप, यूरोपियन, EUROPEAN, EUROPEAN, इसका मतलब होता है यूरोपियन। वैसे यूरोप के जो मतलब लोग होते हैं उसको यूरोपियन ऐसे कह सकते हो कि वो यूरोपियन है। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही आपने यूरोपियन, अब इसकी साउंड है ना, साउंड ये यूरोपियन है, ठीक है, ऐसे हो सकता है हिंदी मिस्टेक है, फिर भी सही होगा लगभग। अब यूरोपियन का मतलब देखोगे आप कि इसके अंदर आपको आर्टिकल ए या एन भरना है। यहाँ पर वैसे द का कोई केस है ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा होगा, इस वॉवेल को देख के, ई को देख के यहाँ पर एन भरा होगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि यदि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ई के देख के एन को भरा है तो ये आपका गलत है। अब गलत इस कारण से क्योंकि आर्टिकल ए और जो एन होता है वो आपका वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं होता। आपको पहली दूसरी के बच्चे
नहीं हो कि आपको मतलब ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता है, बाकी सब 21 लेटर से पहले ए लगता है। हाँ, ये बहुत जगह ये चीज सही है, लेकिन आप जब डीप में स्टडी करोगे तो आपको एक ही पता चलता है कि आपको वैसे पढ़ाया भी होगा, क्योंकि जो आर्टिकल ए एंड द है और उसके अंदर जो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, तो वो विद्यार्थियों हमेशा डिफेंड होता है किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होता है उस फर्स्ट लेटर की साउंड के ऊपर वो डिपेंड होता है। मेरा मतलब ये सीधा सीधा कहने का कि कोई भी आपको स्पेलिंग या वर्ड दे रखा है, उस वर्ड का पहला आप लेटर उठाओ और उस लेटर की जो साउंड क्या आ रही, उस लेटर को नहीं देखना, उस लेटर की साउंड यदि कॉन्सोनेंट आ रही तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, और उस लेटर की यदि साउंड वोवेल आ रही तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब मैंने इस वर्ड की मतलब जो पहला लेटर है ई, और इसको जैसे ही मैंने पढ़ा तो यूरोपियन, और पहला जो अक्षर है वो क्या साउंड आ रही, तो साउंड य की आ रही, क से ग के बीच में आ रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं, आप क से ग के बीच की व्यंजन ध्वनियां बोलते हैं। और इन व्यंजन ध्वनियों के लिए हम हमेशा कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब ए का प्रयोग करते हैं। और यदि अ से लगाकर अंग तक और वहां तक कोई ध्वनि होती है उसके लिए उसको वोवेल साउंड बोलते हैं, स्वर ध्वनि, और उसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, इसीलिए ई इज यूरोपियन, तो इसीलिए इसको ई को देख के आप एन मत लगाना, आपको क्या लगाना ए। और जिस जिस विद्यार्थी ने ए फिल किया उसका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन, इन ए आवर्स टोटो टोर आउट द वॉलपेपर्स, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर उसने, टोटो ने जो वॉलपेपर था उसको टोर आउट, फाड़ दिया। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर हमको आर्टिकल नहीं पूछा, और यहाँ पर क्या पूछा, फ्यू या लिटिल, दोनों में से एक। और वैसे में आर्टिकल की जो क्लासेज है वो जल्दी आपके जैसे ही हाफ ईयरली पेपर्स एंड हो जाएंगे उसके बाद में हम जो 10th वाले बच्चे होंगे वो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, और जो 9th 11th के बच्चे हैं वो मतलब क्या करेंगे कि आप सभी को अपने अपने सिलेबस को पूरा करना, और धीरे धीरे उन चीजों को आपको वार्षिक की तरफ भी पढ़ना है। और बहुत सारी ग्रामर जो चीजें आप अर्धवार्षिक में, आई होप बहुत सारी चीजें आपने की भी होगी, और यदि नहीं भी कर पाए तो उन चीजों को, इंग्लिश को आपको मजबूत करना है, सभी सब्जेक्ट को बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट वैसे तो नंबर ऑफ मार्क्स की दर चीज है, तो सभी के सभी सब्जेक्ट का कैटेगरी नंबर में सभी अब हाफ ईयरली पेपर में 70 नंबर के हुए, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी हो। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आपको ज्यादा समय देना और उसको बाकी वाले सब्जेक्ट के बराबर लाने का प्रयास करना, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी होगी। तो इंग्लिश की चिंता आप ना कीजिए, जब जब मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आपके हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं सभी क्लासेज के, ठीक है ना, तो अब आप फ्री नहीं हो, आप अगले सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो पेपर नेक्स्ट है। अब उसके बाद में जैसे ही पेपर एंड हो जाएंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंग्लिश की क्लासेस धीरे धीरे आपको मैं जब समय मिलेगा तो बहुत ही कम समय के अंदर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, और जो टॉपिक करवाऊंगा उससे आपका क्वेश्चन बाहर जाने के चांस ना के बराबर रहेंगे, और यदि आपने अच्छे से उसको पढ़ा है तो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये तो आगे की प्लानिंग हो गई, और वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा आपको। अब इसके अंदर फ्यू या लिटिल बच्चों दोनों में से एक ऑप्शन भरना था। अब मेरी बात सुनो कि फ्यू का ऑप्शन, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, और ये वैसे एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है, आपको पता होगा कि ए लिटिल और द लिटिल और फ्यू, और उसी प्रकार से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। और इसके अंदर वैसे इतना समय नहीं है, हम जब पढ़ेंगे इसको तब डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने इतना सोचना था कि यहाँ पर आर से ये मतलब प्लूरल नाउन है, और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है, और फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन, या फिर ऐसे समझो कि फ्यू का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन से पहले होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही इसको प्लूरल देख के और यहाँ पर क्या भरना था, आपको फ्यू भरना था, बस इतना ही आपको ध्यान रखना था, ठीक है ना, डिटरमिनर के अंदर। तो आई होप ये 2 नंबर भी आपके सही हुए होंगे। और अगले जो करेक्ट प्रीपोजिशन के 2 ऑप्शन थे वो बहुत ही सिंपल ऑप्शन थे, क्योंकि प्रीपोजिशन भी आपके 9th में आती है और वैसे ही पूछी भी गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिज फादर, उसके पिताजी देखा उसको, लुक्ड हिम रेड आइड, हिम का मतलब उसे, रेड आइड का मतलब होता है लाल आंखों में, ऐसे समझो तो गुस्से में, ठीक है ना। तो विथ आएगा, लुक के साथ में एट आएगा, इनटू आएगा। बच्चों आपको पता होगा कि एक जो वर्ब और प्रीपोजिशन, यदि मान लो कोई वर्ब है, जैसे गिव वर्ब है, और गिव उसके बाद में गिव के पीछे आप प्रीपोजिशन लगा दो अवे, या फिर आप गिव अप, ठीक है ना, अपन कहते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, मतलब सरेंडर कर देना, हार मान लेना। उसी प्रकार से लुक के पीछे कुछ प्रीपोजिशन लगती है, जैसे लुक विथ, या फिर लुक एट, लुक इनटू। तो लुक एट का मतलब होता है बच्चों देखना, और लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब छानबीन करना, समझ में आई ना बात। और लुक फॉर का
मतलब होता है किसी की चीज को सर्च करना। जैसे आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ी होगी, तो वो लुकिंग फॉर मतलब सर्च ऑफ वाटर, वो मतलब पानी की तलाश में मतलब भटक रहा था इधर उधर। तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर वॉच देखना, और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। और वैसे इसके 2-3 और भी होते हैं, ठीक है ना केस। तो आपको यहाँ पर लुक के पीछे विथ इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। लेकिन इस नॉर्मल सी बात है कि उसके पिताजी ने उसको लाल आंखों से गुस्से में देखा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा विद्यार्थियों, एट ही सही होगा। और लुक एट का मतलब होता है वॉच, नॉर्मल देखना, ठीक है ना। और लुक इनटू आता है यदि मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे पुलिस ने किसी मैटर की, सीबीआई ने किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन की, छानबीन की, तो वहां पर लुक इनटू आता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, खान साहब वर्क, खान साहब कार्य किया, खान साहब ने इन ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना, AIR, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के अंदर। और वहां यहाँ पर आपको 3 प्रीपोजिशन पूछी, ऑन, आफ्टर और इन। अब मेरी बात सुनो कि जो लखनऊ देखोगे तो ये आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है लखनऊ, ठीक है ना, और वैसे ही किसी स्थान का नाम है। और विद्यार्थियों मैंने आपको बताया भी था कि जो बच्चों को पढ़ाया है, तो यदि इन और एट, ये 2 प्रीपोजिशन होती है कि इन और एट का प्रयोग होता है वो प्लेस के लिए होता है। एट का प्रयोग होता है मतलब जैसे प्रॉपर जगह के लिए, जैसे मतलब बाड़मेर में आप रेलवे स्टेशन के बारे में, ठीक है, रेलवे स्टेशन ऑफ बाड़मेर, तो ये आपका मतलब प्रॉपर जगह, जैसे आपके गांव का नाम प्रॉपर है तो उसके पहले प्रॉपर यहाँ मतलब निश्चित स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। और बड़े स्थान के लिए, बड़े मतलब बिग एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए हमेशा इन का प्रयोग होता है। जैसे मान लो आप जयपुर में रहते हो, ठीक है ना, कि आई लिव इन जयपुर, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। जैसे मैं जयपुर के अंदर रहता हूं लेकिन रहता कहां हूं, राजस्थान में। तो बड़े स्थान के लिए इन आता है और छोटे स्थान के लिए हमेशा एट आता है। तो यहाँ पर आफ्टर का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है ना, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो लुक इन, ये उन्होंने कहा कि खान साहब मतलब जो ऑल इंडिया रेडियो थे उसमें उन्होंने काम किया, तो लुक इन लखनऊ नहीं होगा, ऑन लखनऊ होगा या इन लखनऊ होगा। अब उसके अंदर देखोगे आप तो जैसे ऑन, ऑन का मतलब तो होता पर, यहाँ पर ऑन का कोई सेंस ही नहीं। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग आप किसी स्थान से पहले नहीं करते। ऑन का प्रयोग जैसे आप नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले, ठीक है ना, और तारीख के नाम से पहले ऑन का प्रयोग होता है। इन का प्रयोग महीनों के नाम से पहले या फिर इस ईयर के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। और एट का प्रयोग किसी निश्चित स्थान या किसी डेफिनेट लोकेशन से पहले किया जाता है। तो यहाँ डेफिनेट स्थान के लिए आप एट तो है नहीं, तो किसका प्रयोग करोगे, इनका, क्योंकि इनका प्रयोग आपकी जो छोटी जगह होती है उनके लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इस लखनऊ को यहाँ पर बड़ी जगह मान के, वैसे यहाँ पर एट ऑप्शन में नहीं, एट और इन दोनों होते तो फिर मैं एट का प्रयोग करता और लखनऊ इन यूपी ऐसे होता, तो ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, खान साहब वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ठीक है ना। तो आइयो विद्यार्थियों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने, मैंने बहुत ही कम समय के अंदर एनालिसिस अच्छे से किए और इनको आप आंसर मिला लेना, ठीक है ना। हाल फिलहाल आप पेपर्स की तैयारी कीजिए, बाद में आपको जब भी समय मिले यदि ये इस ऑप्शन आपने किए उसके अंदर लिखे कॉपी के अंदर तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। और वैसे ही देखोगे तो कितने नंबर के हो जाएंगे टोटल आपके, तो ये आपके मतलब ओवरऑल देखोगे ना तो 3 नंबर का टेंस हो गया आपका, और उसके बाद में 2 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन 3 और 2 5, उसके बाद में 2 क्वेश्चंस ये हो गए 5 और 2 7, और 7 और 3 कितने, और 7 और 2 कितने हो गए 9। तो लगभग 9 नंबर के जो क्वेश्चंस है आपके ये बैठने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना, और उसके बाद में जैसे जैसे आपको समय मिले तब आप अच्छे से मतलब APLE पेपर्स होने के बाद में आपके ये 9 नंबर के, ठीक है ना। तो इन ग्रामर के क्वेश्चंस का मैंने आपको अच्छे से आज एनालिसिस करवा दिया, और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे समय मिलेगा तो उसके बाद मैं जो पैसेज आपके जो पेपर्स में है उन पैसेज को भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिखवा के उनका एनालिसिस भी करवाऊंगा। और 10th वाले जो विद्यार्थी हैं उनके जो पेपर्स के अंदर जो ग्रामर पूछिए सिंपली उनका भी मैं एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आराम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। जय हिंद।